Ravindra Kumar Behra. Welcome to my class. Last class we have discussed about some of the definitions connected with the magnetisms. That is all about magnetic flux density, intensity of magnetisms, susceptibility, relative permeability and permeability के बारे में हमने छोटे-छोटे बार डिस्कशंस किए थे. Today we are going to discuss about the different magnetic substances. Actually, magnetic substances are divided into three categories. That is diamagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substance. इसके properties क्या-क्या होते हैं? What is diamagnetic, what is paramagnetic, what is ferromagnetic और इसका properties behavior कैसा होता है, ये वाली बात आज हम डिस्कशंस करेंगे. तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है? ये तीन तरह के होते हैं. एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पारामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आया समझ में? अब इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. चलो तीन कॉलम में कर लेता हूं. डाई, पारा, फेरो का एक एक के साथ कंपेयर करेंगे. तो पहले यहाँ पे आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकेंड में आएगा पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, थर्ड में आएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. चलो पहले हम दिखेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है. डिस्टिंग्विश की तरह हम इसको लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. चलो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? कुछ सब्सटेंस अभी तक तुमको पता है कि वहां पे सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं मैग्नेट के साथ ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सब्सटेंसेस मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में. मैग्नेट कोई एक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, हमने ये पढ़ा है. मगर देयर इज अ सब्सटेंस दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट. आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? व्हिच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, व्हिच आर repelled by the magnet. तो पहला प्रॉपर्टी जो डायमैग्नेटिक का मैं लिखूंगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 1, रिपेल्ड लिखूंगा. रिपेल्ड बाय द मैग्नेट. क्या मैं लिखूंगा? रिपेल्ड बाय द मैग्नेट. रिपेल्ड बाय द मैग्नेट मतलब the substances which are repelled by the magnet is called diamagnetic substances. Diamagnetic substances क्या होते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं. पारामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा ना? वीकली अट्रैक्टेड मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये अट्रैक्टेड होगा. वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? weakly attracted by the magnet. आया समझ में? अभी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, the substances which are strongly attracted by the magnet. ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा. क्या बोलते हैं हम? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड by the magnet. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? The substances which are repelled by the magnet are known as diamagnetic substance. The substances which are weakly attracted by the magnet are known as paramagnetic substance. The substances which are strongly attracted by the magnet is known as ferromagnetic substance. अब एग्जाम्पल इसका क्या है? अब एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 सबका था. 2 में एग्जाम्पल में लिख रहा हूं. मैं क्या लिख रहा हूं? एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं. अभी जो वीकली रिपेल होते हैं क्या होते हैं? बिस्मथ, कॉपर,
लेड, बिस्मथ, कॉपर, लेड, ये सारे चीज होते हैं। और H2O भी होता है, बहुत सारे और होते हैं, वाटर भी होता है, वाटर भी होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये जो सारी चीज है ये वाला वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट के वजह से, वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट की वजह से। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है ना, सोडियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, कैल्शियम आता है। आया समझ में? These are weakly attracted, ये weakly attract होते हैं मैग्नेट को, मतलब मैग्नेट आएगा इनके पास तो ये वाला weakly attract होंगे। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो करेंगे। अट्रैक्ट तो होंगे मगर वीकली अट्रैक्ट, बस स्लोली अट्रैक्ट होंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड का मतलब है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सारी चीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। आया समझ में? अरे हाँ या ना, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जब एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जब एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड कर दिया, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड कर दिया, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया मैंने यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर लिया, तो वो वाला क्या करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली लाए होगा। वो वाला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली लाए करेगा। वाह, क्या लिखेंगे ये वाला प्रॉपर्टी को, इट इज सस्पेंडेड, इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, इफ इट इज सस्पेंडेड freely, if it is suspended freely, it lies perpendicular to the magnetic field. If it is suspended perpendicular freely, मतलब डायरेक्शन हम freely suspend कर लेंगे तो ये वाला क्या होगा ना, it lies perpendicular to the magnetic field, magnetizing field, जो भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेम तरह के हैं, ये सिर्फ वीकली अट्रैक्ट करता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलली लाई करेंगे, क्या होंगे, पैरेलली लाई करेंगे। इफ इट इज सस्पेंडेड, इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, इट लाइज पैरेलली, इट लाइज पैरेलली to the magnetic field, to the magnetic field, to the magnetic field, it lies parallelly to the magnetic field। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना। चलो ये वाला क्या होगा ना, if it is suspended, ये भी parallelly आएगा, if it is suspended freely, it lies parallelly, it lies parallelly to the magnetic field, it lies parallelly to the magnetic field, it lies parallelly to the magnetic field। if it is suspended freely, it lies parallelly to the magnetizing field। तीनों चीज समझ में आ गया, ये परपेंडिकुलरली लाया होगा, and it is lies parallelly to the magnetizing field, and it also lies parallelly to the magnetizing field। और एक चीज अगर ये वाला रिपेल होता है, ये वाला मैग्नेट को लेकर रिपेल होता है, तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, क्या वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे डेवलप होगा। एक एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, मान के चलो कि ऐसे जा रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें मैं लेके एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस किया, एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस किया, तो ये क्या होगी, रिपेल, मतलब रिपेल करेगा किसी को, तो इसका रिपेल करेगा मतलब क्या है, इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये खुद का एक फील्ड डेवलप करेगा, खुद का एक फील्ड डेवलप करेगा। अरे मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके, अरे कोई भी बॉडी को तुम लेके मैग्नेटिक फील्ड में रख लो तो उसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड के वजह से वो बॉडी मैग्नेटाइज होगा, जो हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में पढ़े थे।
तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म में जो पढ़े थे, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा किसके लिए, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के वजह से, दैट इज ऑपोजिट टू द यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में? नाउ द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस डेवलप्स ए मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, these are magnetized, these are magnetized, these are magnetized in the opposite direction, in the opposite direction of magnetic field, in the opposite direction of magnetic field। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस आर मैग्नेटाइज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि ये रिपेल करता है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों वीकली अट्रैक्ट करता है, एक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से ही, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड डेवलप होगा उनका। मगर as it is attracted weakly, तो magnetic lines of force is less, but as it is attracted strongly, so magnetic lines of force is more। यही दोनों डिफरेंस है और कुछ नहीं, यही दोनों डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, these are magnetized, these are magnetized in the direction of, in the direction of, in the direction of magnetizing field, in the direction of magnetizing field। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये वाला क्या होगा, these are magnetized, these are magnetized in the direction of, in the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आया समझ में, आया समझ में? दोनों मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन पे मैग्नेटाइज होंगे, मतलब उनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बट as the diamagnetic substance are weakly repelled, so यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा, that is in the opposite direction of magnetizing field। आया समझ में? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस पे जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस पे जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, that lines of force or the magnetizing field, lines of force or the magnetizing field move from stronger to weaker parts, stronger to weaker parts of the magnetizing field, stronger to weaker parts of the magnetizing field। देखो stronger to weaker को क्यों जाते हैं, क्योंकि ये रिपेल करता है, क्योंकि ये रिपेल करता है। जब रिपेल करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होते होते जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज होते होते, इसका तो वही होता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शंस में करता है, मतलब क्या है, डिक्रीज होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम प्लेस करते हैं, ये क्या करते हैं, रिपेल कर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, और ये क्या होगा, मैग्नेट जब पास आएगा डायरेक्शन, ये क्या होगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा मतलब एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होता है, उसके पास में ज्यादा होता है। तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा तो ये आस्ता 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 मूव करते जाएगा, दूर चले जाएगा, दूर चलेगा तो क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू द वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या लिखूं कि these substances move from
stronger to the weaker parts of the magnetizing field. Stronger to the weaker parts of the magnetizing field. These substances are moved from stronger to the weaker parts of the magnetizing field. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके पुट करेंगे, दैट विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स. मतलब क्या होगा? ये रिपेल करते करते चला जाएगा. रिपेल मतलब मैग्नेट के पास, यहाँ पे मानते हो यहाँ पे मेरा मैग्नेट है और यहाँ पे मेरा डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है. ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेट है. तो ये क्या होता जाएगा? ये दूर होते होते चला जाएगा. क्या वाला? ये वाला. तो पास में मैग्नेट का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है. दूर चला जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस पे मूव करेगा स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. आया समझ में? आ रहे हैं या ना? उसी तरह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में सोचो. ये क्या होता है? अट्रैक्ट होता है. मतलब ये मैग्नेट के पास आना चाह रहा है. तो अगर दूर पे रखेंगे कोई बॉडी को, वो वाला पास आएगा. मतलब वीक पार्ट से ये स्ट्रॉन्ग पार्ट तक आएगा. किसका वीक पार्ट, किसका स्ट्रॉन्ग पार्ट? ना मैग्नेट का जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वहां पे ये वाला क्या होगा? these substances move from weak part to the stronger part of magnetizing field. weak part to the stronger part of magnetizing field. वीक पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट को ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड चलते हुए नजर आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और इसका एक डायग्राम बनाएंगे. लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होता है यहां से तुम लोग समझ जाओगे. एक यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे तुम समझ जाओगे. सिर्फ फेरोमैग्नेटिक, यहाँ पे भी ये वाला बात डिस्कशन करके बाद एक लाइंस ऑफ फोर्स का डायग्राम बनाएंगे. कैसे मेरा लाइंस ऑफ फोर्स डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के चलता हुआ है. तो देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, जब इसको हम लेके प्लेस करेंगे, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. आयरन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. मतलब ये जितना स्पीड से आ रहा होगा उससे ज्यादा स्पीड से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा. बहुत जल्दी आएगा स्ट्रॉन्ग पार्ट को. ये तो वीक से भी स्ट्रॉन्ग मूव करेगा ना, मगर यहाँ पे क्या होता है? ये बहुत स्लोली आता है, क्योंकि ये वीकली अट्रैक्ट है. ये स्लोली आता है और ये स्ट्रॉन्गली आता है, मतलब क्विकली आता है. These substances क्या होता है? These substances are moved quickly. These substances are moved quickly from stronger part to the गलत लिख लिया. These substances are moved quickly from weaker part to the stronger part of magnetizing field. weaker part to the stronger part of magnetizing field. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ना इसमें कोई दिक्कत है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है या इसमें कोई दिक्कत है? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं. As diamagnetic substance is weakly repelled, and the substances move from strong to weaker parts. तो अगर यहाँ पे कोई बार मैग्नेट है, मान के चल कि यहाँ पे कोई अगर बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये जो फील्ड लाइंस आते हैं, ये जो फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो ये वाला ऐसे चलेंगे.
ये वाला ऐसे चलेंगे। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? मतलब देख, ये पास होता है, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होते होते चलेगा, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होते होते चलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पार्ट से वीक पार्ट को मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग पार्ट को वीक पार्ट तक मूव करते हैं। तो इसका भी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा इसके लिए। मगर एक पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद हम कंसीडर करेंगे, पारामैग्नेटिक बात का हम सब्सटेंस का बात कंसीडर करेंगे, तो इसका जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्या होता है? वीक पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट तो जाता है, तो इसका मतलब मैग्नेट के पास आना चाह रहा होगा, मैग्नेट के पास मतलब ऐसे आएगा, मैग्नेट के पास मतलब ऐसे आएगा। देखिए वहां, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पास आते हुए नजर आएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होगा? वो क्विकली मूव करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा, उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन? फेरोमैग्नेटिक के लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, तो वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, तो ये वाला बहुत क्लोजली क्लोजली गया होगा, ये वाला बहुत क्लोजली क्लोजली गया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके ये वाला भी कर लो, स्क्रीन को पॉज करके ये वाला भी कर लो। और छोटे छोटे चीज भी यहाँ पे देखने की बात है कि रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इसका वैल्यूज क्या आता है? रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इसका वैल्यू सब क्या आता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए। रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1, म्यू आर क्या होता है? लेस देन 1 होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1 फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, और फेरो के लिए होता है म्यू आर इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1, रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिव परमेबिलिटी इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, रिलेटिव परमेबिलिटी इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? अगर ससेप्टिबिलिटी का बात हम करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? हाउ इजीली सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज। मगर ये तो वीकली रिपेल करता है ना, ये तो वीकली रिपेल करता है, तो इसका जो वैल्यूज आता है ससेप्टिबिलिटी का वो नेगेटिव में आता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है बॉडीज में, बस सब्सटेंस में, वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शंस पे है। तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी आता है, इसका जो ससेप्टिबिलिटी आता है वो नेगेटिव में आता है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव में आता है, -1 नहीं। ससेप्टिबिलिटी इज वेरी स्मॉल एंड इट इज नेगेटिव फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्वेश्चन आता है व्हिच सब्सटेंस हैज नेगेटिव नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है? ये अट्रैक्ट तो होता है मगर वीकली अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शंस पे डेवलप होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शंस पे डेवलप होते हैं। अगर दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शंस पे डेवलप होते हैं मगर ये पे क्या होता है? वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है। वीकली अगर मैग्नेटाइज होगा तो ससेप्टिबिलिटी मेरा क्या होगा? ये तो पॉजिटिव में आएगा। ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? ये पॉजिटिव में आएगा। ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? ये पॉजिटिव में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ससेप्टिबिलिटी मेरा पॉजिटिव आएगा, दैट मींस मगर ये पॉजिटिव में आएगा मगर ये लेस देन 1 होगा। लेस देन 1, उतना ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि ये ज्यादा हो जाएगा, ये लेस देन 1 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट को चलेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है मैग्नेट सब्सटेंस पे, दोनों सेम डायरेक्शंस में तो होगा मगर बहुत ज्यादा होगा, हाँ कि नहीं? तो जो इजीली मैग्नेटाइज हो रहा होगा। हाउ इजीली मतलब ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा होगा। तो ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस व्हिच इज मैग्नेटाइज्ड इजीली। हाउ इजीली ये सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड?
तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे आएंगे, तो ज्यादा जोर से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करेगा और मैग्नेटाइज हो सकता है। तो इसका जो वैल्यूज है ये तो पॉजिटिव में आएगा, मगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये लेस देन 1, ये नेगेटिव और ये ग्रेटर देन 1 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या होता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को मान के चलते, कोई मैग्नेट को, पहले मैग्नेट के बाद सोचो, उसके बाद मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कोई मैग्नेट को अगर मैंने टेम्परेचर दे दिया, कभी देखा है कभी कोई मैग्नेट को टेम्परेचर दे देंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होता है या गेन होता है? सॉरी, कभी कोई मैग्नेट को टेम्परेचर देने से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होता है या गेन होता है? क्या होता है? लूज ही होता होगा। अरे हाँ या ना? टेम्परेचर देने से क्या होता है, उनके बीच के जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो रैंडम मोशंस करना शुरू कर देते हैं, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो डाइपोल मोमेंट वहां पे क्या होता है? डिक्रीज, पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है मैग्नेट की वैल्यूज भी, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका था वो भी डिक्रीज हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर उसी तरह एक सब्सटेंस को मैंने डाई मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने टेम्परेचर दिया तो उसका भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगा। कब लूज होगा? एक अट्रैक्ट करता है वो वाला स्लोली अट्रैक्ट करा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट का कौन सा वाला प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगा? जो वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएगा। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाता है, मतलब ये जो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पहले सोचो, यहां पे टेम्परेचर देने से, यहां पे टेम्परेचर देने से इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, कौन डिसाइड करता है कि कौन कितने जोर से अट्रैक्ट करेगा, कितने जोर से ये मैग्नेटाइज होगा? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी डिसाइड्स हाउ इजीली a substance can be magnetized। वही ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज कर जाता है फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज कर जाता है फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। वाह, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस, susceptibility decreases, susceptibility decreases with respect to temperature, with respect to temperature। और ये भी ससेप्टिबिलिटी यहां पे भी डिक्रीज होता है। ससेप्टिबिलिटी decreases with respect to temperature, with respect to temperature inversely। मगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगा। और यहाँ पे इनवर्सली मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि ये जोर से डिक्रीज करता है टेम्परेचर इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर, इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर, इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स मैनर में ये वाला डिक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्स मैनर में ये वाला डिक्रीज होगा। देखो, और ये जो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये अट्रैक्ट तो नहीं करता है, ये रिपेल तो ही होता है, तो इसके लिए ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आया मेरी बात समझ में? आया मेरी बात समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो ये जो इनवर्सली है तो हम ये वाला लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/t। काय प्रोपोर्शनल टू 1/t। और इसके लिए हम लिखेंगे काय प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस t0। अब तुम पूछोगे सर ये t0 क्या है? t0 के बाद पढ़ेंगे क्यूरी टेम्परेचर। ये वाला जस्ट इसके बाद डिस्कशन करेंगे, जस्ट ये वाला इसके बाद डिस्कशन करेंगे, क्यूरी टेम्परेचर।
इसके लिए ग्राफ भी बनाएंगे, एक छोटा सा चीज मैं बोल देता हूं, मीटा के ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो ये सारी चीज, उसके बाद एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर। एक छोटा सा चीज याद रखो यहाँ पे, ये वाला आगे जाके डिस्कशन करेंगे। ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर। मैंने क्या बोला, अगर मैंने टेम्परेचर दिया तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करता है। ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है, जो सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज हो रहा था, जो सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज हो रहा था, अब वो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होगा, मतलब जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था अब वो वीकली अट्रैक्ट होने लगा, क्योंकि उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो गया है। जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था वो वीकली अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो गया है। जब वीकली अट्रैक्ट होने लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका मतलब इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को टेम्परेचर दिया, अगर मैंने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को टेम्परेचर दिया, वो वाला क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कन्वर्ट हो जाएगा। वो वाला क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। यहां तक सबका हो गया, यहां तक सबका हो गया। चलो स्क्रीन को पज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, और 2-3 लाइन लिखेंगे। आज ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा ज्यादा कर्व होके बनेगा। यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी और यहाँ पे टेम्परेचर मैंने लिया, यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी और यहाँ पे टेम्परेचर मैंने लिया। अगर इसके लिए जो ग्राफ बनेगा ये इनवर्स रिलेशन का ग्राफ बनेगा, ये इनवर्स रिलेशंस का ग्राफ बनेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। आज ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, आया समझ में, अरे हाँ या ना। लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है, अगर जितना तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, किस पे, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के बात करो, जितना तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो मैग्नेटाइजेशन रहता है, वहां पे मैग्नेटाइजेशन रहता है। until the magnetizing field is applied, until the magnetizing field is applied, until the magnetizing field is applied, magnetization lasts, magnetization जितना तक दोगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जितने तक है वो वाला रहता है, मैग्नेटाइजेशन उसके पास रहता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दो तो उसका भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगा। ऐसा समझ में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज मुझे करना है, एक सब्सटेंस को मुझे मैग्नेटाइज करना है, तो मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे दूं, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसके बाद रिपेल करेगा। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात मैं कर रहा हूं, जो बिस्मथ, कॉपर, वाटर मैंने लिया था इस तरह का, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तो ये मैग्नेटाइजेशन उसके साथ रिमूव हो जाएगा। एग्जैक्टली चीज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे भी होता है। as soon as magnetic field is removed, as soon as magnetic field is removed, magnetic field is removed, as soon as magnetic field is removed, magnetization lost, मैग्नेटाइजेशन लॉस्ट, मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाएगा, खो जाता है इसके पास। मगर इसके पास क्या होता है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा देने के बाद भी कुछ देर तक इसके पास मैग्नेटिक फील्ड रहता है, मतलब इसके जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में उस प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या, मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड, मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड
मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड ऑन रिमूविंग, एक्चुअली ऑन नहीं, आफ्टर लिख लो यहां पे, आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन वहां पे रहता है। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पल्स करके ये वाला लिख लो। एक लास्ट वाला चीज डिस्कशन करेंगे, क्यूरीज लॉ, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो वाला लिखो। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं क्यूरीज लॉ, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे क्यूरीज लॉ। देखो ये लॉ वहीं से बना गया है जो ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन होता है टेम्परेचर पे। पहले एक छोटा सा चीज में डिस्कशन कर लो, उसके बाद वो वाला प्रॉपर्टी को चलेंगे। जब तुम टेम्परेचर अप्लाई करोगे सब्सटेंस पे, फेरोमैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस पे, तो उनके पास क्या होता है, एटॉमिक डाइपोल्स जो होते हैं उनके रैंडमनेस डिक्रीज करता है और मैग्नेटाइजेशन भी, मतलब सॉरी, एटॉमिक डाइपोल का रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है। When the temperature is applied to a ferromagnetic substance, then the randomness in the atomic dipole increases, so the magnetization decreases. यही होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों उसका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे टेम्परेचर देने से? क्योंकि वहां पे एटॉमिक डाइपोल, जो डाइपोल्स होते हैं, वहां पे एटॉम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे भागने लगते हैं, उनके बीच का रैंडमनेस, रैंडम मोशन आ जाता है। आया समझ में? रैंडम मोशन आएगा तो अल्टीमेटली पोल स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, क्यूरीज लॉ क्या बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड यही हमने पढ़ा था, I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, हाउ ए सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड when it is placed in a magnetizing field। अगर वो डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगा, वो इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी इंक्रीज करेगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर देने पे ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो I प्रोपोर्शनल टू 1/T, इनवर्स टू द 1/T। आया समझ में? तो I प्रोपोर्शनल टू H/T, I प्रोपोर्शनल टू H/T। अब यहां से प्रोपोर्शनल की साइड हटाएंगे तो इक्वल लेके कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, C इंटू H/T, C इंटू H/T। और यहां पे C क्या है ना, C मेरा है क्यूरी कांस्टेंट, C मेरा क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, C मेरा क्या है, क्यूरी कांस्टेंट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं I/H इक्वल टू C/T। I/H को मैं ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू C/T। तो यहां से मैं कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वही मैंने दिखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करता है। आया समझ में? एक मान के चलो, और यहां पे भी हम ये भी लिख सकते हैं, क्यूरीज लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यूरीज लॉ का ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है, ये दोनों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड intensity of magnetization is inversely proportional to the applied temperature to the magnetic substance। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखो या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिखो। यहां से डिराइव करके हमने यहां तक आया, हमने देखा कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था, यहां पे ससेप्टिबिलिटी भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक बात सोचो, अगर मैंने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को टेम्परेचर इंक्रीज करते करते गया और ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करते करते जाएगा, तो जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था वो वीकली अट्रैक्ट होने लगेगा, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था वो वीकली अट्रैक्ट होने लगेगा। जब ये वीकली अट्रैक्ट होने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, इट कन्वर्टेड इनटू ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इट इज कन्वर्टेड इनटू ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यही होता है ससेप्टिबिलिटी का। कोई एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हाँ कि नहीं, आ रहे हैं या ना?
So the temperature at which a ferromagnetic substance gets converted into a paramagnetic substance after losing its magnetic property is known as Curie's temperature. Curie's temperature. At this temperature, a ferromagnetic substance gets converted into a paramagnetic substance. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? वही वाला जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, इनवर्स का रिलेशन, इक्वल प्रोपोर्शनलिटी देके लिखो, इक्वल टू देके लिखो, एक ही चीज है, 1/t - t0, यही वाला लिखा था। यही जो t0 है, दिस इज द क्यूरीज टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर, ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स मैनर इसीलिए है क्योंकि इसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ज्यादा टेम्परेचर दोगे, जितना टेम्परेचर दोगे ये उतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा। स्ट्रांगली अट्रैक्ट से वीकली अट्रैक्ट बन जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। तो यही मेरा होता है क्यूरीज टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट व्हिच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज क्यूरीज टेम्परेचर। आया समझ में? हुआ? तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, ये वाला भी लिख लेना, उसका डेरिवेशंस लॉ है, ये वाला दूसरा कैसे आया, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्स टेम्परेचर, और ये है क्यूरीज टेम्परेचर का डेफिनेशन। और ये ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे इस तरह डिपेंड करता है। यहाँ पे इक्वल टू दो, प्रोपोर्शनलिटी लिखो, एक ही चीज है, प्रोपोर्शनल टू 1/t - t0। t0 मेरा क्यूरीज टेम्परेचर हुआ। तो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। आज के क्लास में इतना ही था। अगर कोई डाउट है आज के क्लास में तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। हुआ? वो डाउट को क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हुआ, कोई नया चीज के साथ, अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ। हुआ? परहैप्स दैट मे बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस मैग्नेटिज्म चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।